णमुजिडाणम् उस्हादीजिणिभराणाम् णमियुणिया वड्डिमाणिजिणाहम् धम्मदंसनवीणाणम् गच्छामि पायेवागरणम् गच्छामि पायेवागरणम्। आज हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण शुद्ध एवं शब्दानुशासन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों हमने इस प्राकृत व्याकरण के 3 सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। अभी चौथे सूत्र पर चर्चा चल रही है। जो सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तो, ये सूत्र है इस सिद्ध एवं शब्दानुशासन का चौथे नंबर का। इस सूत्र के बहुत सारे उदाहरण आचार्य हेमचंद सूरी ने इस व्याकरण में प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ शब्दों की सिद्धियां हम पूर्व के दिनों में बना चुके हैं और आगे का शब्द यहाँ आपके समक्ष लिखा हुआ है, नदी स्रोतम। ये संस्कृत का शब्द है, इसको हमें प्राकृत में बनाना सीखना है। तो जो जो सूत्र इस नदी स्रोतम शब्द को प्राकृत बनाने के लिए उसकी प्राकृत बनती है नई सोत्तम या नई सोत्तम। एक में ई ह्रस्व है, एक में ई दीर्घ है। दोनों रूप इसके प्राकृत में बन सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा से शब्द से अपन प्राकृत बना रहे हैं। अर्थात प्राकृत में पहले ही आचार्य हेमचंद जी ने कहा कि बहुलम यानी बहुलता पाई जाती है, अर्थात एक शब्द के 2 रूप या इससे अधिक रूप भी प्राकृत में प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ जो नदी स्रोतम शब्द है उसका हमें प्राकृत बनाना है। इस पुस्तक के पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और पुरानी वीडियो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और उनके उसमें डिस्क्रिप्शन में भी उस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तक आपके सामने रहेगी तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और पढ़ने में इंटरेस्ट भी बनेगा। व्याकरण थोड़ी सी कठिन होती है, नीरस विषय होता है, लेकिन उसे हम नीरस को रसवान बनाते हुए यहाँ कक्षा में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये शब्द है नदी स्रोतम, इसका प्राकृत बनता है नई सोत्तम या नई सोत्तम। दोनों शब्द इसमें है। यहाँ सबसे पहले क्या सूत्र लगा है, तो सबसे पहले हमने लिखा 1/23। 1/23 का अर्थ है प्रथम पाद का 23वें नंबर का सूत्र। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि इस व्याकरण में 4 पाद हैं। उन 4 पादों में से पहला पाद का 23 नंबर का सूत्र है मोनुस्वारा। मोनुस्वारा का अर्थ है कि जहां हलंत वाला माँ अंत में हो, अंत में नहीं कहीं भी हो हलंत वाला माँ, तो उसका अनुस्वार हो जाता है। अर्थात ये माँ का अनुस्वार इस सूत्र से किया गया। तो हमारा जो नदी स्रोतम शब्द था उसके अंत में ये हलंत वाला माँ है, अर्थात इसका अनुस्वार कर दिया। तो यहाँ ये स्रोतम शब्द पे तापर विंदी आ गई, अनुस्वार का अर्थ विंदी है, तो ये तापर अनुस्वार लग गया। किस सूत्र से किया अपन ने? 1/23 नंबर के सूत्र ने मनुस्वारा से ये काम किया है। फिर अगला सूत्र लिखा 2/79, यानी कि ये दूसरे पाद का 79 नंबर का सूत्र है, 79 नंबर का सूत्र है, सर्वत्र लव राम वंद्रे। ये सूत्र कहता है कि सर्वत्र यानी हमेशा ला, वा और रा, ये 3 व्यंजनों का लोप होता है। मतलब 3 व्यंजन कहीं भी आए, ला, वा और रा, सर्वत्र हमेशा लोप होता है। तो इस सूत्र से हमने रा का लोप किया। इसी शब्द में नदी स्रोतम शब्द में रा का लोप किया। अब रा कहाँ लगा हुआ है, तो ये सा में रा लगा हुआ है, इस रा का लोप किया है। तो यहाँ बचा सो अकेला, क्योंकि रा का लोप इस सूत्र से अपन ने कर दिया है। अब शब्द बन गया नदी स्रोतम। इसके पश्चात फिर अगला सूत्र लगाया है 2/89, यानी दूसरे पाद का 89 नंबर का सूत्र है, अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम। यानी जो ऊपर अपन ने लोप किया है उसके बाद जो शेष बचता है उसका हमेशा द्वित्व यानी डबल होगा, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है अनादौ यानी वो आदि में अनादि होना चाहिए, यानी प्रारंभ के शब्द का द्वित्व नहीं करेंगे। प्रारंभ को छोड़ करके, आदि का अर्थ प्रारंभ, तो प्रारंभ को छोड़ करके यानी बीच में हो सकता है, अंत में हो सकता
सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अनादि हो, और जो शेष यानी शेष बचता है, अर्थात एक व्यंजन जो आगे का लोप किया है उसके बाद जो शेष बचा है उसका होगा। और आदेश, आदेश मतलब एक व्यंजन के स्थान पर दूसरे व्यंजन का आदेश किया जाता है, तो वो आदेश किया गया हो तो उसका द्वित्वम, द्वित्वम यानी डबल हो जाता है। ने तीन परिस्थिति बताई। पहले अनादि होना चाहिए, मतलब आदि वाला व्यंजन नहीं द्वित्व होगा। दूसरी परिस्थिति बताई, जो शेष बचता है अर्थात उसके साथ का पहले वाला कोई अपन ने लुप्त किया है, लोप किया है, उसके बाद जो शेष बचा है। तीसरा कहा उन्होंने आदेश, यानी एक व्यंजन के स्थान पर दूसरे का आदेश किया गया है, उसका द्वित्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ द्वित्व किसका किया? ता का, क्योंकि ता के पहले जो रा था, सा में रा था, उसको अपन ने लोप किया था, तो ये ता व्यंजन यहाँ द्वित्व किया। तो द्वित्व करने से यहाँ बन गया नदी सोत्तम, नदी सोत्तम, ता को द्वित्व कर दिया। फिर अगला सूत्र कहता है जो का गा चा जा, ये इससे बिंदी नहीं है, चा जा ता दा पा या वाम प्रायो लुक, ये सूत्र कहता है कि जो इस शब्द में दा व्यंजन आया है उसको लोप करेंगे। यानी जो अंत में ये नदी का जो दा चल रहा था, इस व्यंजन को लोप करने के लिए ये वाला सूत्र लगाया है। यहाँ इसमें दा है, दा का इसमें लोप किया तो दा स्वर रहित लोप होगा, स्वर सहित दा का लोप नहीं होगा। जिस भी व्यंजन का हम लोप करेंगे वो हलंत वाले व्यंजन को लोप करेंगे, अर्थात स्वर रहित व्यंजन, उसका जो स्वर है वो यहीं शेष बच जाएगा, अर्थात ये बचा नई सूत्रम। अब आप देख रहे हैं जो इसका दूसरा रूप था प्राकृत का, वो हमारे पास प्राप्त हो चुका है, नई सूत्रम ये बन चुका है। लेकिन इस शब्द में बनाने में हमने जिस सूत्र की व्याख्या चल रही है, यानी सूत्र नंबर 4, इसका प्रयोग नहीं किया है, अर्थात ये रूप भी बन सकता है लेकिन इस चौथे नंबर के सूत्र के प्रयोग करने के बिना। लेकिन यदि इसका प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 से जो दीर्घ स्वर है ई, उसका ह्रस्व ई हो जाएगा, अर्थात नया रूप बना नई सूत्रम, नई सूत्रम, अर्थात ये जो पहले नंबर का रूप है प्राकृत का, ये नदी श्रोतम का नई सूत्रम अपन को प्राप्त हुआ। तो इस शब्द को नदी श्रोतम को नदी नई सूत्रम बनाने में इससे 5 सूत्रों का प्रयोग किया। पहला मोनुस्वारः, दूसरा सर्वत्र लवराम बंद्रे, तीसरा अनादव शेषा देशियो द्वितीयम, चौथा कागा चाजा तादा पायावाम प्रायो लुक, और अंतिम सूत्र ये दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तो। ये 5 सूत्रों के माध्यम से हमें नदी श्रोतम शब्द से नई सूत्रम शब्द प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये कि 5 सूत्र यदि हमें याद होंगे तभी हम इस संस्कृत के शब्द को प्राकृत बना पाएंगे। ये 5 सूत्र यहाँ जो लिखे हुए हैं आगे और भी शब्दों में कई बार रिपीट होंगे, इसलिए इन सूत्रों को आप जब भी अपनी कॉपी में लिखें तो पूरा पूरा साथ साथ में लिखें। जैसे यहाँ हमने लिखा नदी श्रोतम, इसमें परिवर्तन करके ये अनुस्वार के तो किस सूत्र से किया, तो सामने ये नंबर भी लिखे सूत्र भी लिखे, क्योंकि लिखने से सूत्र आपको याद हो जाएंगे। और उस सूत्र ने क्या काम किया है, जैसे यहाँ लिखा माँ का अनुस्वार हुआ है, तो वो काम भी लिखे। तो सारी चीजें आप लिखेंगे तो लिखने से व्याकरण का अभ्यास अच्छे से बनता है और वो आपको याद होती चली आएगी। यदि आप लिखेंगे नहीं, अपने मन से ही सोचेंगे कि हाँ माँ का अनुस्वार हो गया है और ये सूत्र लगा है, सिर्फ विचार बस कर लिया, तो आपको याद नहीं हो पाएगा। लगेगा कि हमें आ गया है प्राकृत करना, व्याकरण बनाना, लेकिन शब्द की सिद्धि करना आपको पूर्ण रूपेण नहीं आएगी। अर्थात इस शब्द के लिए हमने 5 सूत्रों का उपयोग किया। ये सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं। आगे अपन अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है जो धारण किया है गौरी गृहम, गौरी गृहम।
ये संस्कृत का शब्द है। इसकी प्राकृत बनेगी गोरी हरम। गोरी हरम। और दूसरा रूप बनेगा इसका गोरी हरम। एक में रा का जो मात्रा है ह्रस्व ई है, और दूसरी में ये दीर्घ ई है। यानी एक शब्द में इस चौथे सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे, और दूसरे शब्द में इस चौथे सूत्र का प्रयोग बिना बनाएंगे, तब ये दो रूप हमको प्राप्त होते हैं। तो इस शब्द की अपन प्राकृत बनाएंगे। सबसे पहले वही सूत्र जो पिछले शब्द में पहले नंबर पर लगा था, माँ का अनुस्वार करने के लिए 1/23 नंबर का सूत्र मोनुस्वारः। अब हम सूत्र नहीं लिख रहे हैं, और जो सूत्र का काम है वो सीधे लिख रहे हैं, और सूत्र की संख्या लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ उतनी जगह नहीं रहती इस कारण से। तो एक बार जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं सूत्रों को, जो नए सूत्र आएंगे वो सूत्र आपको लिख देंगे। 1/23 पिछले शब्द में भी आया था, इसलिए इससे अपन ने क्या किया, माँ का अनुस्वार। ये सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वार से माँ का अनुस्वार किया, तो यहाँ शब्द बना गौरी गृहम। ये अनुस्वार लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया अपन ने, कल एक शब्द बनाया था पतिग्रहम, उसमें जो सूत्र लगा था वो यहाँ प्रयोग होगा। क्योंकि कल कुछ लोग नहीं होंगे, आज नए भी जुड़े होंगे, अर्थात गौरी ग्रहम, ये ग्रह शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है। इसकी प्राकृत घर होती है। जैसे हम अपने हिंदी में बोलचाल में घर शब्द बोलते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होगा कि घर शब्द प्राकृत भाषा का है। तो ये ग्रहों के लिए घर प्रयोग किया जाता है, जो प्राकृत का ही शब्द है। इसके लिए एक सूत्र है, ग्रह से ग्रहों घरों पतऊ। दूसरे अध्याय का 144 नंबर का सूत्र है, ग्रह से ग्रहस्य घरो पतऊ, अर्थात ग्रह के स्थान पर घर आदेश हो जाता है। इस सूत्र का काम है ग्रह का घर आदेश कर दिया, यानी इतने स्थान पर घर लिखा जाएगा। लेकिन जो ग्रह शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है, उस अनुस्वार का चेंज नहीं होगा, वो अनुस्वार अब घर शब्द पे आ जाएगा, क्योंकि ग्रह का स्थान पे घर लिखा है, तो जो यहाँ अनुस्वार था वो घर के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। यानी गौरी घरम शब्द बना हमारा गौरी घरम। अब ये जो घा है, यहाँ प्राकृत में घा के स्थान पर हा हो जाता है। एक सूत्र प्रयोग करेंगे उसके लिए, 1/187 नंबर का सूत्र है, खा घा था धा भाम। ये 5 व्यंजन कौन कौन से, खा घा था धा और भा, ये 5 व्यंजनों के स्थान पर प्राकृत भाषा में हमेशा हा हो जाता है। ये बहुत बढ़िया सूत्र है। एक जो 1/177 नंबर का सूत्र था, जो व्यंजन लोप करने वाला, और ये आदेश करने वाला सूत्र सबसे ज्यादा प्रयोग होंगे पूरी प्राकृत व्याकरण में, और ये दोनों सूत्र तो हमें कंठस्थ ही होने चाहिए। तो खा घा था धा भाम, ये 5 व्यंजनों का हा हो जाता है। हमारे लिए घा के लिए चाहिए, अर्थात घा यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है, इस घा का हा हो जाएगा। तो इस सूत्र का काम हुआ घा का हा। यहाँ कर देंगे हम गौरी हरम, ये बन गया इतना। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ जो औ है, प्राकृत भाषा में जो अपने स्वर सीखे थे सबसे पहली कक्षा में, तो वहां हमने बताया था कि औ स्वर प्राकृत में नहीं है। आई और औ दोनों स्वर प्राकृत भाषा में नहीं है, उसके स्थान पर ए और ओ प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी औ के स्थान पर ओ का प्रयोग ही किया जाएगा। ओ अकेला स्वर है, ओ औ दोनों स्वर में से औ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगला सूत्र लगाया हमने, 1/159 159 का सूत्र है, औत ओत। औत ओत इस सूत्र ने किया औ का ओ।
औ का ओ, ये सूत्र का काम कहलाया। औ तो ओ मतलब औ का ओ हो जाता है, तो यहाँ अपन चेंज कर देंगे इसको, तो बन जाएगा गोरी हरम। आप देख रहे होंगे ये पहला वाला रूप बन चुका है ना। प्राकृत गौरी ग्रहम का प्राकृत बन चुकी है, लेकिन पहला ये अंतिम वाला रूप बन चुका है, अभी पहला नहीं बना। इसमें चौथे नंबर के सूत्र का अभी प्रयोग नहीं किया है, इसलिए गौरी हरम शब्द बना है। अब यदि हम चौथे नंबर का सूत्र भी लगाएं इसमें, तो क्या बन जाएगा? चौथे नंबर का यही सूत्र दीर्घ वृषो मिथो वृत्तो, अर्थात 1/4। इससे क्या होगा? दीर्घ ई है स्वर, इसका ह्रस्व ई हो जाएगा, अर्थात ये जो रा पे ई की मात्रा है, इसको ह्रस्व करने के लिए चौथे नंबर का सूत्र लगाया, तो गौरी हरम ये शब्द बना। देखिए कितने सूत्र लगे, 1 2 3 4 5 सूत्र का प्रयोग करके गौरी गृहम से गौरी हरम शब्द बना है। फिर से एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक बार 23 यानी मोनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, यानी ये हा के बाद जो माँ लिखा हुआ है, तो हा पर उसका अनुस्वार बन गया। फिर ग्रह से घरो पतो, इस सूत्र से ग्रह के स्थान पर घर आदेश किया, अर्थात ये घरम हो गया। ठीक है, गौरी हरम घरम। फिर खा घा था धा भाम, इस सूत्र से घा के स्थान पर हा आदेश किया, अर्थात घा के स्थान पे हा कर दिया। फिर आउत ओत, इस सूत्र से औ का ओ किया, यानी जो प्रारंभ के गा में औ की मात्रा है उसमें औ स्वर है, उसका ओ कर दिया, तो गोरी हरम। ये अंतिम वाला जो प्राकृत रूप है वो प्राप्त हो गया। लेकिन उसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे चौथे नंबर का, जिससे दीर्घ ई जो स्वर था उसका ह्रस्व ई बन जाएगा, अर्थात ये राम है जो मात्रा है ई की, ये ह्रस्व हो जाएगी, तो गोरी हरम इस सूत्र का प्रयोग करके ये शब्द प्राकृत में सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों की सिद्धि करते हैं, संस्कृत के शब्द से लेकर के सूत्रों के माध्यम से प्राकृत में सिद्धि किया जाता है। एक उदाहरण और इस सूत्र का देखते हैं, उसके पश्चात आगे के सूत्रों को देखेंगे। अगला उदाहरण है बधु मुखम। बधु मुखम, इसकी प्राकृत बनेगी वहु मुखम मुहम। ये तो एक रूप हुआ, और दूसरा रूप हुआ बहु यानी एक में हा में ऊ स्वर ह्रस्व है और दूसरे में हा में ऊ स्वर दीर्घ है। ये प्राकृत शब्द बना बधुमुखम का। अब इसको अपन को प्राकृत में बनाना है संस्कृत के शब्द से। तो सबसे पहले वही सूत्र जिससे अनुस्वार हुआ था, कौन सा सूत्र था? मोनुस्वार। 1/23 से हमने अनुस्वार का किया, माँ का अनुस्वार कर दिया। ठीक है, तो बना बधु मुखम, ये शब्द बना। फिर अभी जो अपन ने सूत्र लिखा था 187 नंबर का सूत्र, खा घा था धा भाम, उस सूत्र से यहाँ धा और खा दोनों के स्थान पर हा कर देंगे। जो अभी लिखा था ना पूर्व वाले शब्द में गौरी ग्रहम में, तो उस सूत्र से खा गा धा धा हम 1/187 नंबर का सूत्र था। अब सूत्र पुनः नहीं लिख रहे हैं। खा घा था धा भाम, उस सूत्र से धा का और खा का दोनों का हा हो जाएगा। बहु मोहम, ये जो इसका पहला रूप है ये हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन अभी हमें चौथे नंबर के सूत्र का भी प्रयोग करना है, अर्थात 1/4 से हम इसका ऊ स्वर
दीर्घ करेंगे। जो हाँ में स्वर लगा हुआ है ऊ, उसको दीर्घ करेंगे, ये मुंह वाले का नहीं करेंगे। पहला वाला जो हाँ में ऊ लगा हुआ है उसको दीर्घ किया जाएगा। तो बहु मुहम, ये शब्द बना। 3 सूत्रों का यहाँ प्रयोग किया गया। मौनुस्वार से माँ का अनुस्वार किया, खागा थादा भाम से ढाका हा किया और खाका भी हा किया, ये दोनों हा कर दिए। फिर दीर्घ ऋषो मिथो वृत्त, इस सूत्र से इस स्वर को ऊ स्वर को दीर्घ ऊ कर दिया। यहाँ ये प्राकृत में सिद्ध हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हमने चौथे सूत्र के उदाहरण देखे थे। अब इसके पश्चात 5वां सूत्र अपन पढ़ेंगे और ये सारे उदाहरण अपन नए नए सूत्रों को लेकर के बना रहे हैं, जिससे कि पढ़ भले चौथा और 5वां सूत्र है, लेकिन उसमें कितने आगे के सूत्र 187 नंबर का, दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय के, मतलब किसी भी अध्याय के कहीं से भी सूत्र प्रयोग में आ जाते हैं। फिर जब उन सूत्रों को हम वहां पढ़ेंगे तब इन सूत्रों का वहां उपयोग में होगा। अर्थात इसी वजह से ये प्राकृत के सूत्र अपन को याद होते जाएंगे शब्दों का सिद्धि करते करते। दीदी, हाँ जी। कुछ पूछ सकते हैं अभी? हाँ, अभी 5 मिनट बाद हम है ना 5 मिनट बाद थोड़ा सा एक शब्द और ले ले, उसके बाद आपको पूछने का ही रहेगा। 10 मिनट लास्ट के आपकी जो शंका है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक रिकॉर्डिंग है। चल रही है इसलिए बीच में नहीं, बाद में अपन पूछने का है। सूत्र नंबर 5, पदयो संधिर्वा। ये सूत्र कहता है पदयो संधिर्वा, अर्थात पद में संधि होती है। मतलब एक से अधिक पद हैं तो पदों में संधि होती है। तो इस वा का अर्थ है विकल्प से, यानी कभी होगी भी और कभी नहीं भी होगी। तो सूत्र में पहले ही वाला लिख दिया, अर्थात विकल्प से, क्योंकि प्राकृत में विकल्प बहुत अधिक चलते हैं, तो उन्होंने शब्द सूत्र में ही कह दिया कि पदयो संधिर्वा, अर्थात 2 पदों में संधि विकल्प से होती है, यानी हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों रूप बनेंगे। संधि करके भी शब्द का रूप बनेगा प्राकृत में और बिना संधि के भी रूप बनेगा। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, व्यास ऋषि। व्यास ऋषि अर्थात ये शब्द है संस्कृत का, इसका प्राकृत बनाना है। तो संधि करके बनाया वासेशी, और बिना संधि के बनाया व्यास इसी। मतलब संधि होगी भी और व्यास नहीं वास, ये तो संस्कृत का ही शब्द हो गया, वास इसी। ठीक है, तो यहाँ व्यास ऋषि ये संस्कृत का शब्द है, इससे अपन को प्राकृत का वास इसी शब्द बनाना है या वासेसी। यदि संधि करेंगे दोनों शब्दों की तो वासेसी बनेगा, और यदि संधि नहीं करेंगे तो ऐसे ही डैश लगा करके वास इसी शब्द प्राकृत में लिखा जाएगा। तो अब इसको देखते हैं अपन, इसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये विभक्ति लगी हुई है, ऋषि के बाद में जो विसर्ग लगा हुआ है इसका मतलब इसमें विभक्ति है। और ये शब्द कैसा है, ईकारांत, ये अकारांत शब्द नहीं है, अंत में ई है इसलिए इकारांत शब्द है। तो इसके लिए एक सूत्र है, इस विभक्ति को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृत में विसर्ग नहीं होता, आप सबको जानकारी होगी। बिना विसर्ग के ही प्राकृत में शब्द बनाए जाते हैं। तो विसर्ग लगा हुआ अर्थात ये विभक्ति है, तो इसको विभक्ति को बिना विसर्ग के अपन को प्राकृत में चेंज करना होगा। अर्थात सूत्र है तीसरे अध्याय का 19वें नंबर का सूत्र, अकलीवे सौ। अकलीवे सौ, यहाँ ये सूत्र का कहना है कि जो भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें विभक्ति
दीर्घ हो जाती है। विभक्ति का जो प्रत्यय है वो दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो ई स्वर है वो दीर्घ हो जाएगी, मतलब विसर्ग हट जाएगा तो साथ साथ में जो ई स्वर है इसमें वो दीर्घ हो जाएगी। ये इस सूत्र का काम है। अर्थात इस सूत्र से हमने जो अंत में ई है स्वर उसको दीर्घ किया और विसर्ग को हटा देंगे। तो यहाँ शब्द बनेगा व्यास ऋषि। ये दीर्घ हो गया। अब हमको मालूम है ये मूर्धन्य सा है। ये मूर्धन्य सा भी प्राकृत भाषा में नहीं होता है। तीनों सा के स्थान पर एक अकेला दंत सा यानी ये वाला सा होता है। तालव्य सा और मूर्धन्य सा प्राकृत में नहीं होते, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। तो इसको हटाने के लिए सूत्र लगाया है 1/260 नंबर का सूत्र है शशोषः। शशोषः। इस सूत्र से ये मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा किया तो शब्द बना व्यास ऋषि। अब ये जो स्वर है री, ये भी प्राकृत में नहीं होता, वर्णमाला में हमने पढ़ा था। तो री स्वर के स्थान पर अलग अलग स्वर प्रयोग किए जाते हैं। किसी किसी जगह पर आ, ई, उ और भी व्यंजन भी प्रयोग किए जा सकते हैं। री भी आदेश हो जाता है। अर्थात इस शब्द में क्या होगा, तो इस शब्द में हम इसके प्राकृत देख के लगाएंगे। जैसे ये वास इसी शब्द लिखा है, यानी यहाँ पे ई हुआ है। व्यास का तो बना है वास और ऋषि का बना है इसी, यानी ई आदेश हुआ है। तो वो सूत्र लगाएंगे जिससे री का ई आदेश होता है। तो वह सूत्र है 1/128 नंबर का सूत्र है इत कृपादौ। इत कृपादौ। इस सूत्र से री का ई आदेश हो जाता है। यहाँ पे अपन कर देंगे ई व्यास इसी, यानी आधा शब्द हमारा बन गया। अब व्यास को प्राकृत में बनाना है। यहाँ आप देख रहे हैं संयुक्त अक्षर है वा और या, दोनों अंतस्थ वर्ण है। लेकिन प्राकृत भाषा में कभी भी संयुक्त अक्षर एक ही वर्ण के ही बनते हैं, अलग अलग वर्गों के नहीं बनते हैं। ये एक ही वर्ग के तो है लेकिन फिर भी इनको अपन को चेंज करना होगा। जो व्या है मतलब आधा वा और या, इसको प्राकृत में बनाने के लिए जो इसका ये दूसरा व्यंजन है, यानी दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, उसमें से एक व्यंजन का लोप होगा। अर्थात जो या है इसका लोप होगा, क्योंकि अंतस्थ वर्ण में या रा ला वा ये 4 वर्ण होते हैं। तो जो क्रमशः हल्का होता है उसको पहले लोप किया जाता है। जो उसे वजनदार है, जो अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं, हल्के व्यक्ति को चाहे कोई पकड़ सकता है और जो मजबूत है बलवान है उसको नहीं पकड़ सकते, तो उसको आउट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो यह शब्द है, यह व्यंजन है, वो वाक्य अपेक्षा हल्का है। अर्थात या को यहाँ से लोप करेंगे। सूत्र है उसका 2/78 नंबर का अधोमनयाम। अधोमनयाम। ये सूत्र कहता है कि जो अधो में हो, अधो मतलब नीचे, मा ना या, ये तीनों व्यंजन वो लोप हो जाते हैं। ये जैसे 2 शब्द लिखे हुए हैं तो दोनों में से जो बाद में लिखा है उसको अधो माना जाएगा, जो पहले लिखा है उसको ऊर्ध माना जाएगा। जैसे हम संयुक्त अक्षर कोई सा लिखते हैं, दा में वा लगाते हैं तो वा नीचे आता है और दा ऊपर है, यानी ये तो समझ में आ रहा है कि ये अधो है नीचे वाला और ऊपर वाला ऊर्ध है। लेकिन जब ऐसे लिखे हुए हैं तो ये वाला अधो है और प्रारंभ वाला ऊर्ध है। यानी अधो मनयाम, यदि अधो में मा हो ना हो या हो तो इनका हमेशा लोप हो जाता है। तो इस सूत्र की सहायता से ये या का लोप किया, यहाँ पर या का लोप किया। या का लोप किया तो या में जो आ स्वर है दीर्घ आ, वो स्वर वाक के साथ जुड़ जाएगा। जो आ का या का स्वर है, क्योंकि या जो है वो व्यंजन वाला या लोप हुआ है, अर्थात बिना स्वर के वो लोप हुआ है, यानी इसका जो स्वर बचा आ वो वा में जुड़ जाएगा। ये वा दीर्घ हो जाएगा वास इसी। अब जो इसका पहला अंतिम रूप था वो हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। 5वें नंबर का सूत्र जो कहता है कि पदयो संधिर्वा, 2 पदों में संधि हो जाती है विकल्प से, यानी इसकी यदि हम संधि कर दें तो इसमें शा में क्या है आ और ये ई स्वर है,
तो आ स्वर और ई स्वर मिलकर के क्या हो जाता है, ए। ये हम सबने पढ़ रखा है। अर्थात एक व 5 से संधि की। संधि कैसे की, आ धन ई बराबर ए। तो यहाँ पर इन दोनों के स्थान पे बन गया वा से सी। ये शब्द आपका प्राकृत में बने। एक बार पुनः अपन सारे सूत्रों को दोहरा लें। सबसे पहले सूत्र लगाया अकलीबे सौ, यानी ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो है उनमें जो इकारांत शब्द हैं उनके विभक्ति प्रत्यय जो है सी प्रत्यय, विभक्ति सी प्रत्यय, सी मतलब प्रथमा एक वचन, तो सी प्रत्यय दीर्घ हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ई है इसलिए ई स्वर को दीर्घ कर दिया। इस ऋषि का जो ई है वो दीर्घ हो गया और विभक्ति का जो विसर्ग लगा हुआ था वो भी लोप हो जाएगा। फिर उसके बाद में शशो शाह, इससे मूर्धन्य सा के स्थान पर दंती सा किया, इस सा को सावन। तो यहाँ जो री स्वर है इसको हटाने के लिए एक बार 128 नंबर का सूत्र इत कृपादौ, यानी री के स्थान पर ई आदेश कर देता है ये सूत्र। तो यहाँ पर आया ई। फिर अधोमनयाम सूत्र लगाया। इस अधोमनयाम सूत्र से या का लोप किया, अर्थात जो व्यास शब्द में या व्यंजन है उसका लोप किया और उसका जो आ स्वर है वो आ स्वर वा के साथ जुड़ जाएगा, यानी वास इसी, यानी इसका दूसरा रूप प्राप्त हो गया। और 5वें नंबर के सूत्र का प्रयोग करके इसकी संधि कर दी तो वासेसी शब्द प्राकृत में बन चुका है। हाँ, अब आपको कुछ पूछना हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं और इसके पश्चात अपन आगे कल देखेंगे। और कल 5वें सूत्र के और भी जो उदाहरण है उनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण हम आपको होमवर्क में भी दे देते हैं, आप भी अपने घर पे अभ्यास करते हुए उन शब्दों को बनाएं। और जो शब्द आपसे ना आए बनाने में तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8989845294 उस पर आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछा जा सकता है, तो हम आपका उसका समाधान भी करेंगे। और इसी के साथ में चलिए अब आपका कुछ जो पूछना हो आप पूछ रहे थे बोलिए। हाँ वंदना दीदी। दीदी हाँ जो आप चौथा सूत्र जो अभी पढ़ाया ना दीदी, हाँ हाँ, तो लास्ट वाला आपने लिया वधुमुखम। हाँ, हाँ तो हाँ। देखते समझो कि कौन से उकार का वो दीर्घ कर रहे हैं, कौन से तो स्वर पहले का। वाला, पहले वाला, क्योंकि इसका जो पहला दूसरा तीसरा सूत्र आगे अपन पूर्व में जो पढ़े हैं तो वहां अभी जो कथन चालू हुआ लगभग अभी एक सूत्र आएगा आगे आधे करके, उस सूत्र से ये कहने का अर्थ है कि पहले वाले शब्द के लिए यानी आदि शब्द के लिए आप इस शब्द सूत्र का काम करेंगे। यानी यहाँ बधु मुखम में 2 उकार थे, मतलब 2 उ स्वर थे, बधु में भी था और मुंह में भी था। अर्थात जो पहले वाला उ स्वर है उसका दीर्घ, उसका ह्रस्व करेंगे, अच्छा। उसका दीर्घ किया, सॉरी वहां दीर्घ किया। मतलब जो भी काम ऐसे कर रहे हैं अपन यहाँ पर भी, जैसे यहाँ एक किया, ये तो संधि की है, तो अभी जो अपन को संधि करना है यानी पहले वाले में करना है, आगे वाले आगे कोई और शब्द लिखे होंगे उनका नहीं, इस सूत्र से पहले शुरुआत के काम करने हैं। तो शुरुआत में होगा और वही यदि होगा। उधर नहीं हो रहा है, हाँ जैसे अब इसमें व्या में और सा में कोई संधि नहीं हो रही है, मतलब आगे के जो व्यंजन है व्या और सा इसमें कोई संधि नहीं होती, तो उसके बाद का देखेंगे। यदि जैसे बधुमुखम में धा में ऊ नहीं होता, उसके स्थान पे कोई और स्वर होता तो फिर उसके बाद वाला देखते हैं, मतलब पहले नंबर पे जो आ रहा है जिसको दीर्घ करना है वो अपन देखेंगे। हाँ दीदी बराबर, ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो फिर हम आपसे पूछेंगे। अभी आप नहीं पूछेंगे तो फिर हम पूछेंगे। ने आठ बड़ी मात्रा को चेंज क्यों नहीं करा? मुंह की बड़ी छोटी मात्रा को बड़ी में। हाँ, नहीं थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा और अपन इसको बार बार रिवाइज करेंगे, इसीलिए हम शब्द जो बनाते हैं उसको 2 बार कम से कम आपको बता देते हैं कि सूत्र भी आप अपने मुख से उच्चारण करें, क्योंकि आप लिख भी लेंगे और मुख से नहीं बोलेंगे तो उनका उच्चारण करना नहीं आएगा। क्योंकि सूत्र आगे कई ऐसे आएंगे जिनका उच्चारण करना बहुत ही दुर्लभ होता है, मतलब असंभव तो नहीं है, प्रयास करने से सब आने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारी जीभ नहीं पलटती, इसलिए मुख से भी बोले उन सूत्रों को और लिखें भी, जिससे लिखने में भी अशुद्धि ना हो और उसका क्या काम है वो भी
लिखें, जिससे कि याद रहे कि हमने ये सूत्र लगा करके ये काम किया है, तभी वो सूत्र की अपन शब्द की सिद्धि बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब इसमें जो आगे के 2-3 उदाहरण है वो आप लोगों को हम उसमें दे रहे हैं होमवर्क में, जो इसी से संबंधित हैं वही देंगे। जिनके सूत्र ऐसे हैं जो अभी आपने पढ़े ही नहीं है तो उनको आपको नहीं देंगे। जैसे ये व्यास ऋषि शब्द था, इसके बाद में अगला शब्द है यहाँ विषम आतप है, एक ही शब्द है। कुछ सूत्र तो ऐसे हैं जो कई कई बार हर शब्दों में ही प्रयोग होते हैं, यानी बहुत कंठस्थ हो जाते हैं। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो शब्द विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो थोड़ा कम प्रयोग में आते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। लेकिन जैसे ये यहाँ विषम आतपा, अब देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मूर्धन्य सा है इसको चेंज करने के लिए, दंत सा बनाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो सामने ही लिखा है शशोशाह, यानी शशोशाह से ये पूरा सा दंत सा बन जाएगा। फिर यहाँ जो पा है, इस पा को चेंज करने के लिए सूत्र है पो वाह, अर्थात पा का वाह हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला सूत्र आपको शब्द बना के लाना है। और यदि इसमें कोई सूत्र नहीं आते हैं तो फिर हम आपको कल बताएंगे। कल आप लोग प्रयास तो करना, प्रयास करने में क्या परेशानी। चलिए आज इतना ही, आज की कक्षा दीदी यहीं समाप्त करते हैं। हाँ ये वंदना, ये इसका पोर्शन जो है ना वो हाँ हेमचंद्र आचार्य जी का ही है ना? हाँ, हाँ, तो वो ये हमारे आपका पास प्रश्न क्या किताब समझ नहीं में? है, पीडीएफ आपने भेजी है? हाँ हाँ, पीडीएफ भेजिए। और इसी वीडियो के, अब आप जब कल देखेंगे ना इस वीडियो को, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ की लिंक डली हुई है। और भी आपको लिंक सभी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। पुरानी जो वीडियो है वो भी आप चैनल से देख सकते हैं, तो सिद्धांत पाठशाला चैनल जो है जिस पे इसकी सारी क्लास की वीडियो शुरुआत से डली हुई है, उनको आप जरूर देखें, है ना। चलिए पास वो जिनवाणी स्थिति करते हैं शास्त्र अपन। नहीं है, व्याकरण का आगे का है पोर्शन। सिरिजीणे वाणी जग कल्याणी, जग जने मद तमे मोहे हरि, जन मणे हारी गण हणे हारी, जम्मे जरा भव रोगे हरि, तिथे ये राणम दिव्य धूलिम जो, पड़ई सुणई मये धरे, राणम सुखे मणंतम धरिये, सास दे मुखे पदम पावई। नमो जनाडम। सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी।